जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9 का इंग्लिश का मॉडल सेट 1 करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो का अपडेट तुरंत पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। सेक्शन ए जो होता है वो मेरा रीडिंग सेक्शन होता है, सेक्शन बी जो मेरा होता है वो राइटिंग सेक्शन होता है और सेक्शन सी जो मेरा होता है वो लिटरेचर सेक्शन होता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए करेंगे। तो इसमें क्या है कि हमको पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद कोई 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं। तो पैसेज क्या है कि इन एवरी कंट्री people imagine that they are the best and the cleverest and the others are not so good as they are। मतलब सारे देश के जो लोग होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि वही लोग बेस्ट हैं, वही लोग बुद्धिमान हैं, वही लोग चतुर हैं और कोई उनके कंपेयर में नहीं है, यानी कि कोई उनके जैसा नहीं है। यानी कि इन लोगों को ऐसा फील होता है कि अपन ही भगवान है ना। तो सेम इसी तरह द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट। अब जो अंग्रेज लोग हैं, इंग्लिश मैन है, वे लोग क्या सोचते हैं कि वे और उनकी कंट्री सब बेस्ट हैं, ठीक। सेम इसी तरह फ्रेंच के लोग हैं, वो लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि वो लोग बेस्ट हैं। और सेम इसी तरह जर्मन्स और इटालियन के लोग हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि उनका कंट्री क्या है, किसी भी कंट्री से कम नहीं है। अब जब ये लोग सोचेंगे तो इंडियंस के लोग भी, इंडियन क्या सोचते हैं, इंडियन जो होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया इज इन मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया जो है ये बहुत सारे मायनों में पूरा वर्ल्ड का ग्रेट कंट्री है, ठीक है। एवरीबडी वांट्स टू थिंक वेल ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री। और सभी क्या है, सभी अपने और अपने देश के बारे में अच्छा सोचते हैं। बट रियल मायने में ऐसा नहीं ना होता है। रियल मायने में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो, कोई बुराई ना हो। सबके अंदर कोई अच्छी आदतें होती है, कोई बुरी आदतें होती है, ठीक है। सेम इसी तरह क्या होता है कि कोई देश भी ऐसा नहीं होता जो परफेक्ट होता है, ठीक है। सभी देश के अंदर कोई अच्छाई होती है और कोई बुराई होती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हम लोग करना चाहिए वी मस्ट टेक गुड वेयर एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वेयर एवर इट मे बी। यानी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हमको अच्छाई मिले तो वहाँ से अच्छाई को ले लेना चाहिए और जहाँ कहीं भी हमको बुराई दिखे बुराई को दूर करना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। अब जो सारे देश के जो लोग हैं वो लोग क्या सोचते हैं, तो बताए थे ना पैसेज में, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि पीपल थिंक इन एवरी कंट्री दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लीवरेस्ट एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर। मतलब वो लोग क्या सोचते हैं कि वो लोग ही बेस्ट हैं, वो लोग ही क्लीवरेस्ट हैं और उनके जैसा कोई भी नहीं है। क्लियर है? ऑल राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डू मैनी इंडियंस इमेजिन। तो सारे इंडियंस क्या है, बहुत सारे जो इंडियंस होते हैं वो लोग क्या इमेजिन करते हैं, बताए थे कि मैनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज इन मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कि ये लोग क्या इमेजिन करते हैं कि जो इंडिया है बहुत सारे मायनों में पूरे विश्व का सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, व्हाट मस्ट वी डू। हम लोग क्या करना चाहिए, अभी लास्ट में हम लोग पैसेज पढ़े थे कि वी मस्ट टेक गुड वेयर एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वेयर एवर इट मे बी। यानी कि हम लोगों को जहाँ कहीं भी अच्छाई मिले तो अच्छाई को ले लेना चाहिए और जहाँ कहीं भी हमको बुराई दिखे तो बुराई को रिमूव करना चाहिए, यानी कि बुराई को दूर करना चाहिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डज ए मैन पोसेस। मतलब एक जो मैन है वो क्या पोसेस करता है, तो ए मैन पोसेस सम गुड एंड बैड क्वालिटी। मतलब ये गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी दोनों एक पर्सन के अंदर पाया जाता है, होता है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ रोस्ट एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। सबसे पहले हम लोग एंटोनिम्स क्या होता है वो जानेंगे। तो एंटोनिम्स में होता है बच्चा लोग अपोजिट, ठीक है, अपोजिट वर्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विलोम शब्द, ठीक है, ला अच्छे से, विलोम शब्द, ठीक है। तो यही होता है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स हमको किसका किसका यहाँ लिखना है,
रोस्ट का और फ्यू का, ये दो वर्ड है मेरा दिया हुआ है पैसेज में, इसका एंटोनिम्स लिखना है। तो रोस्ट मतलब होता है बेकार, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बेकार, बुरा। तो रोस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, गुड हो जाएगा, एक्सीलेंट हो जाएगा, जो आप जो कोई भी लिख सकते हो। इसी तरह सेकंड क्या है मेरा, फ्यू। तो फ्यू का क्या हो जाएगा, फ्यू मतलब कम, कम का हो जाएगा मैनी हो जाएगा, मोर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, ऑल राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। और क्वेश्चन में हमको दिए गए थे, क्वेश्चन में सिर्फ कोई 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन यहाँ मैं 7 का आंसर कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं 7 का आंसर कर दिया हूँ, तो आप कोई 5 ही आंसर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हमको सेंटेंस बनाना है, जो वर्ड दिया गया। तो पहले प्राउड दिया गया, प्राउड से सेंटेंस बनेगा आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस बनेगा आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, ठीक है। 2 सेंटेंस यहाँ पर बन गया। आगे बढ़ते हैं। कंट्री एक वर्ड है, इससे भी हमको सेंटेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस क्या बन गया, इंडिया इज बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा सेंटेंस बन गया रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्लियर है, ऑल राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि ये जो पैसेज हम लोग पढ़े हैं, तो पैसेज का एक सुटेबल टाइटल पूछा है। तो मेरे हिसाब से ये टाइटल रहा थॉट्स अबाउट द कंट्री, कंट्री के प्रति सोच, ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कंट्री के लोग। तो मेरे हिसाब से ये रहा। अगर आपको कुछ अलग लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्लियर है, तो सेक्शन ए यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी पर, जो क्या है मेरा राइटिंग सेक्शन है, जो 10 मार्क्स कंटेन करता है। और सेक्शन ए क्या था, वो भी मेरा 10 मार्क्स कंटेन कर रहा था। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर के पास। किस लिए, कि वहाँ पर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, तो उसको वो उपलब्ध कराने के लिए जो क्या है हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन लिख लेते हैं। तो क्या है, आप लोग फॉर्मेट पता है कि टू, यहाँ कॉमा होगा, ठीक, 2 के बाद, ठीक है। तो टू द हेडमास्टर अपग्रेडेड हाई स्कूल हजारीबाग, ठीक है। यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। अब उसके बाद डेट लिख दीजिएगा, जो भी डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट क्या डाल देंगे, फैसिलिटीज फॉर लर्निंग कंप्यूटर्स इन द स्कूल। फिर क्या है, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कंप्यूटर टीचिंग इन द स्कूल। कि जो सर का है, बहुत आदर के साथ सर को बोल रहे हैं कि आपको सर का ध्यान कहाँ आकर्षित कर रहे हैं कि कंप्यूटर टीचिंग जो क्या है हमारे स्कूल में नहीं है उधर। आवर स्कूल डज नॉट हैव सच फैसिलिटीज, हमारे स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग की फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन दिस मॉडर्न एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अभी के जो मॉडर्न एज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उस समय कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। Therefore, I request you to provide this facility in our school at the earliest। और सर को इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो फैसिलिटी है वो हमारे स्कूल में प्रोवाइड कर दीजिए, सो दैट वी स्टूडेंट मे बी बेनिफिटेड, जिससे क्या हम जो बच्चे हैं इसका जल्द से जल्द इसका लाभ ले सकें, ठीक है। थैंक यू। अब यहाँ आपका योर एविडेंटली लिख देना है, फिर यहाँ अपना नाम लिख देना है, क्लास लिख देना है और रोल नंबर लिख देना है। क्लियर है बच्चों, ऑल राइट। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन का। तो इसमें क्या करना है, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। किस लिए, आज समर वेकेशन आया है तो समर वेकेशन साथ में स्पेंड करने के लिए, तो उसको इन्वाइट करना है अपने यहाँ पर। तो हम लोग लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। तो सबसे पहले आप हम लोग बताइए कि ये जो लेटर है ये फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। तो ये जो मेरा जो फ्रेंड सबको लेटर लिखा जाता है, ये मेरा क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, इनफॉर्मल, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग लेटर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ सेंडर एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमको डेट लिखना है, डेट के बाद फिर यहाँ से हमको लेटर का फॉर्मेट स्टार्ट कर देना है। तो लेटर क्या है, डियर रवि, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट योर स्कूल हैज़ क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशन। कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा जो स्कूल है वो समर वेकेशन के कारण बंद हो चुका है। एंड आवर समर वेकेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, मेरा भी समर वेकेशन क्या है, स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक यू आर द सेम कंडीशन, और मुझे लगता है कि तुम भी सेम कंडीशन में हो, ठीक है। सो आई हैव रिटेन दिस लेटर टू इन्वाइट यू टू स्पेंड योर वेकेशन विथ इन शिमला।
तो इसलिए मैं तुमको लेटर लिख रहा हूँ और इनवाइट कर रहा हूँ तुमको शिमला में। लेट अस एंजॉय दिस वेकेशन टुगेदर, और जो समर वेकेशन है ये हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। सो कम अप विदाउट एनी डिले, जल्दी से बिना कोई देर के यहाँ पर आ जाओ। देयर वी विल बाथ स्विम एंड फिश इन द रिवर बोट, और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि बात करेंगे, नहाए स्विम करेंगे और फिशिंग करेंगे, ठीक है। आई अश्योर यू दैट दिस विल बी एन इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर यू, और मैं तुमको एश्योर करता हूँ कि ये जो क्या है इंजॉयबल एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। आई थिंक यू विल ओवर माई रिक्वेस्ट, आशा करता हूँ कि तुम इस पर विचार करोगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। गिव माई विशेज टू योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को मेरा विशेष देना। योर लवली फ्रेंड यस, ठीक है। तो यहाँ जो ये लवली फ्रेंड लिखने के बाद क्या कीजिएगा कि जो नाम है उसको आप नीचे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा जगह नहीं बचा था, इस वजह से हम इसको साइड में लिख दिए हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ जो राइटिंग सेक्शन में हम लोग देखे थे कि यहाँ हम लोग को सिर्फ 2 क्वेश्चन करना था, 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग के लिए तीसरा क्वेश्चन भी कर दिया हूँ। तो ये कुछ नहीं करना है, इसमें पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। किस पर लिखना है? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पर एक लिखना है और एक वैल्यूज ऑफ ट्री, दोनों में कोई एक लिखना है। तो मैं दोनों पर लिख के ले आया हूँ, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से पूरा इसका एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ आपका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो एक यहाँ पर आपका हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पर एक पैसेज दिया गया, और एक और यहाँ पर क्या है वैल्यू ऑफ ट्री, इस पर आपको पैसेज दे दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी मेरा क्या है, इसमें 20 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। तो सेक्शन सी में क्या है, अटेम्प्ट एनी 5, कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आर कंपलसरी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कंपलसरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि स्टैंजा को पहले रीड करना है और फिर जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है उसका आंसर करना है, ठीक है। तो क्या है, ये जो स्टैंजा दिया हुआ है ये स्टैंजा एक पोएम से उठाया गया है, ठीक है, जो पोएम आप लोग पढ़े होंगे। तो मैं इसको इतना ये नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग भी बोलोगे सर वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखोगे। तो वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है वो पोएम का नाम बताइए। तो बच्चों ये पोएम जो है वो मेरा लिया गया है नो मैन आर फॉरेन, ठीक है। ये जो एक्सट्रैक्ट है वो नो मैन आर फॉरेन पोएम से लिया गया है। क्लियर है? चलिए अब क्या है, हु हैज रिटेन दीज लाइन्स, अभी पोएम किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो पोएम है ये लाइन्स है वो लिखा गया है जेम्स किरकप के द्वारा, ठीक है। जेम्स किरकप मेरे पोएट हैं, तो उनके द्वारा ये लिखा गया है। तीसरा क्या है कि चूज ए वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स पॉल्यूट, ठीक है। क्या स्टैंजा में एक वर्ड चूज करना है जिसका मतलब क्या होता है पॉल्यूट होता है। तो उसमें स्टैंजा में एक वर्ड है डिफाइल, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिफाइल दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा वो ऊपर यहाँ, तो इसका मतलब क्या होता है पॉल्यूट होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। 12 में भी वही करना है कि इसको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो अब्दुल कलाम बोलते हैं कि माई फादर जैन उलुब्बुद्दीन हैज नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। उनके जो पिता हैं जैन उलुब्बुद्दीन, वो उनके पास अच्छा फॉर्मल एजुकेशन नहीं है ना अच्छा वेल्थ है। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पॉसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी जो है अब्दुल कलाम को अच्छा बचपना प्रोवाइड किए थे वो, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, कि ये लाइन का स्पीकर कौन है। तो अभी आप लोगों को बताइए कौन ये बोल रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, पता है ना कि इनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो कलाम फादर, ठीक है, कौन जैन उलुब्बुद्दीन, ठीक है, उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। क्लियर है बच्चों? चलिए
क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। तो चूज ए वर्ड विच मीन्स इनबॉर्न इन द गिवन पैसेज। पैसेज में एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है इनबॉर्न। तो इस पैसेज में एक वर्ड है इनेट, इसका मतलब क्या होता है इनबॉर्न होता है। चलिए यहाँ तक आशा करता हूँ क्लियर होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है बच्चा कि कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री। क्या एक नाइफ का छोटा सा कट ट्री को किल कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो वाई नो, उसका रीजन भी दीजिए। तो देखते हैं हम लोग। नो, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री, कि एक छोटा सा क्या है ट्री, नाइफ का कट ट्री को नहीं मार सकता है। बिकॉज क्या है, बिकॉज इट ग्रोज विथ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिसोर्सेज, क्योंकि ये क्या है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड रिसोर्सेज के साथ ये बड़ा होता है। इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ, यदि इसका जो क्या है इफ इसका रूट जो है अर्थ से रिमूव नहीं किया जाएगा तो इट विल स्प्राउट अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से स्प्राउट हो जाएगा, ठीक है, अंकुरित हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। तो व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, कि सेंट पीटर जो है वो ओल्ड लेडी से क्या मांगे थे और उसके बाद ओल्ड लेडी का रिएक्शन क्या था। तो आप लोग को पता है कि सेंट पीटर क्या मांगे थे, ओल्ड लेडी से केक मांगे थे। क्यों मांगे थे? क्योंकि वे भूखे थे। तो सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर ए पीस ऑफ केक, एक पीस ऑफ केक मांगे थे। द ओल्ड लेडी वाज सेल्फिश एंड बिहेव्ड मेजरली, तो ओल्ड लेडी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी और कैसा बिहेव, मेजरली बिहेव करती है उनके साथ। एंड केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक, और क्या करती, वो केक का साइज बार बार डिक्रीज कर रही थी, कम कर रही थी। एट लास्ट सी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू इट, और लास्ट क्या होता है, वो सेंट पीटर को कुछ भी खाने के लिए नहीं देती है। चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है, व्हाट वेयर द थिंग्स दैट ब्रूनो यूज टू हैव इन हिज फूड लिस्ट, ठीक है। तो ब्रूनो के फूड लिस्ट में कौन कौन से थिंग्स थे, कौन क्या क्या खाता था ब्रूनो। तो ब्रूनो स्टार्टेड हैविंग ईटिंग एज हिज फूड लाइक, क्या क्या खाना स्टार्ट कर दिया था, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी, ठीक है, राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, ठीक है, एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पडिंग, आइसक्रीम। इतना कुछ क्या ब्रूनो खाना स्टार्ट करता है, इतना कुछ उसके फूड लिस्ट में था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तो हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, अब्दुल कलाम का स्कूल फ्रेंड कौन कौन थे। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और फिर बाद में वो लोग क्या बने। तो अब्दुल कलाम के 3 फ्रेंड थे, कौन कौन थे, एक रामानंद शास्त्री, एक अरविंदन, और एक और कौन थे, शिव प्रकाशन। ये तीनों क्या थे, अब्दुल के फ्रेंड थे स्कूल के। रामानंद शास्त्री क्या है, बिकम ए प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामानंद शास्त्री हैं रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट बन गए। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, ठीक है। तो जो अरविंदन है वो विजिटिंग पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने के बिजनेस में चला गया। और जो शिव प्रकाशन है वो बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, ठीक है। जो शिव प्रकाशन वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, कहाँ के, साउथर्न रेलवे का। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्या है, वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज। तो जो प्रशांत है और साथ उसके वॉलंटियर्स है, वो जो ये प्लान सेटअप किया गया इंस्टीट्यूशन ऑर्फेन्स और विडोज के लिए, इसका विरोध क्यों करते हैं। तो देखते हैं इसका विरोध क्यों करते हैं हम करते हैं प्रशांत और वॉलंटियर्स। तो प्रशांत एंड द अदर वॉलंटियर रेसिस्टेड द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज बिकॉज, क्योंकि दे फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन द चिल्ड्रेन वुड ग्रो अप विदाउट फैमिली लव। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो चिल्ड्रेन है वो बिना फैमिली लव के बड़े होते हैं। एंड द विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और उनको लगता है जो विडोज हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, वो लोग सफ़र किससे होते हैं, कलंक से और अकेलापन से वो लोग सफ़र हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ये लोग इस तरह के इंस्टीट्यूशन का विरोध करते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के प्लान का। चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन, 2 में कोई एक अटेम्प्ट करना है बच्चों। तो हम यहाँ पर दोनों अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप एक
अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, किंग के अनुसार रियल अपराधी कौन था, रियल कल्प्रिट कौन था। वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और उसका पनिशमेंट क्यों एस्केप कर दिया गया, क्यों रोक दिया गया। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, ऑल्दो मर्चेंट फादर वॉज द वन टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। तो मर्चेंट का जो फादर था, ब्लेम तो उस पर जा रहा था ना, क्योंकि वही तो ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था ना गोल्ड स्मिथ को, बट क्या था कि वो तो डेट कर चुका था ना। तो क्या है, द पर्सन टू बी हेल्ड पनिशेबल वॉज द मर्चेंट एज द मर्चेंट फादर वॉज ऑलरेडी डेड, और जब मर्चेंट का फादर डेड कर चुका था तो जो किंग क्या बोलता है कि उसके जगह पर किसको पनिश किया जाएगा, तो वही मर्चेंट को, ठीक है। एंड समवन, तो यही है यहाँ पे लिखा गया, एंड समवन हैड टू बी पनिश्ड फॉर द क्राइम, और उनके क्राइम के लिए किसी और को तो पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द किंग द मर्चेंट हैज इनहेरिटेड हिज फादर रिचेस एंड सीन्स बोथ, ठीक है। तो किंग के अकॉर्डिंग क्या क्या बोल रहा है कि वो जो मर्चेंट है वो अपने फादर का रिचेस और सीन्स दोनों इनहेरिट कर चुका है, सो ही मस्ट बी पनिश, तो इसलिए मर्चेंट को पनिश किया जाए। ही एस्केप्ड द पनिशमेंट बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फीट द स्टेक, उसका जो पनिशमेंट है उसको एस्केप कर दिया क्योंकि वो क्या था, बहुत ही पतला था स्टेक में फिट होने के लिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए ऑल राइट, अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज बहरमन्स ड्रीम, ठीक है, बहरमन का ड्रीम क्या था और हाउ डिड इट कम ट्रू। तो देखते हैं हम लोग उसका ड्रीम क्या था और उसका ड्रीम कैसे सही हुआ। तो बहरमन इज अ 60 ईयर ओल्ड पेंटर, बहरमन क्या क्या है, 60 ईयर ओल्ड पेंटर है। ही हैड ए ड्रीम टू पेंट ए मास्टरपीस, तो उनका ड्रीम क्या था कि उनके लाइफ का एक ही ड्रीम था कि एक मास्टरपीस वो पेंट करे। व्हेन बहरमन heard from Sue that Johnsy had said that she would die when the last leaf on the ivy creeper falls। अब जो बहरमैन है वो स्यू से सुनते हैं कि जॉन्सी बोली है कि वो मर जाएगी जब जो आइवी क्रीपर का लास्ट लीफ है वो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो बहरमैन क्या करते हैं, ही सीक्रेटली पेंटेड अ लीफ ऑन द क्रीपर, तो वो क्या करते हैं क्रीपर पर एक लीफ पेंट कर देते हैं, ठीक है। व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन, जब लास्ट लीफ क्या होता है, गिर जाता है, फॉल हो जाता है। हिज पेंटिंग ऑफ एन आइवी लीफ वाज हिज मास्टरपीस, और उनका जो ये आइवी लीफ का जो पेंटिंग था वही इनका मास्टरपीस होता है। विच सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी, जो कि जॉन्सी का लाइफ सेव करता है, जॉन्सी का लाइफ बचा देता है। तो ये एक मास्टरपीस हो गया। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट सारी जानकारी आपको अच्छे से दी गई है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का मॉडल सेट सॉल्यूशन का वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा एवं इसका PDF का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद।